नेशनल मीडिया हो या फिर इंटरनेशनल जो इदारे हैं सारे, हम उनके पास जाएंगे, हम ऐसे ऐसे सबूत लेके आएंगे कि आप उसे कभी भी रद्द नहीं कर पाएंगे और आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनेंगे। हम उन स्टैब्लिशमेंट को कहना चाहते हैं, हम इन छावनियों वाले को कहना चाहते हैं, लिहाजा खुदारा होश के नाखून लें। आप ये काम नहीं कर सकते। 12 करोड़ आवाम जो वोटर है उनको ये काम करने दें। आपको करना होता तो इस मुल्क का शर ये ना होता। आपको आपके पास सलाहियत होती तो इस मुल्क का ये हशर ना होता। आपके पास आवाम की मकबूलियत होती तो इस मुल्क का ये हशर ना होता। जितना आप इस मुल्क में बदनाम हो चुके हैं, मैं नहीं जानता कि आपसे ज्यादा कोई और बदनाम हो चुका होगा। लिहाजा इस सियासत से दूर रहे, इलेक्शन प्रोसेस से दूर रहे, लोगों को छोड़े, वो अपने इलेक्शन में खुद अपने कैंडिडेट्स मुंतखब करें। बड़ी मेहरबानी। हमारे बयानात आपको खुद पता है कि वो हकीकत पे मबनी और इस मुल्क में कौमों के मुफाद में, आवाम के मुफाद में, इस मुल्क में जमहूरियत के मुफाद के लिए ये बयानात होते हैं। और दूसरी बात ये है, मोहसिन दावड़ के साथ जो चेयरमैन एनडीएम में, मैं भूल गया एनडीएम का नाम मैं लेना भूल गया, हम उनको भी दरख्वास्त करते हैं। उनके ऊपर एक पुरअमन मुजाहरा उन्होंने किया था, उनके साथ भी यही अमल हो रहा था, फॉर्म 45 वाला पुरअमन मुजाहरे के ऊपर उनके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की गई। मतलब हमें ये समझ नहीं आती कि इस मुल्क में पश्तूनों को क्यों दीवार के साथ लगाया जा रहा है। अब जानबूझ के दीवार के साथ लगा रहे हैं हमें। आप वो पश्तों में कहते हैं कि वसला पलास दरला, हथियार हुए जो आपके हाथ में है। अब आपकी मर्जी, हम कौमी जदोजहद करने वाले लोग हैं। आप हमें सड़क पे छोड़ेंगे, हम सड़क पे करेंगे। आप हमें जलसे के लिए छोड़ेंगे, हम जलसा करेंगे। आप पार्लियामेंट में हमें करने देंगे, हम पार्लियामेंट में जाएंगे। अगर आप हमारे ऊपर सारे रास्ते बंद करेंगे तो ठीक है, आप बंद कर दे, फिर हम उन रास्तों पे चल पड़ेंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। हमारे लिए तो मैंने कहा ना, हमारे लिए मकसद ये है कि कौम की बराबरी, इस मुल्क में जमहूरियत और इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हमारे लिए है। तो इस एक शेर से बात मैंने की, उसकी मजम्मत भी करते हैं और हम मुतालबा भी करते हैं कि जो लोग इसमें मुलविस है उनको गिरफ्तार किया जाए। वो पश्तो में एक शेर एक दोस्त ने लिखा है, ला मर्नयम हरीफी तदरसमा। अभी हम जिंदा है और हरीफी के लिए हम आपके पास जरूर रहेंगे। तो आप हमारा इंतजार करें कि हम आपके पास अब किस शक्ल में आएंगे और किस मूड में आएंगे। पार्लियामेंट ना सही और भी रास्ते हैं और हम इंशाल्लाह आपसे वापस मुखातिब होंगे, वापस आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे सारे सबूतों के पास। हम इनको डेडलाइन देते हैं कि आप 2 दिन के अंदर अंदर जो रिगिंग आपने की है उसको वापस दुरुस्त करें। जो दांधी की इंतहा की गई है, इसकी तारीख आप कभी भी इस मुल्क की तारीख में नहीं देख सकते। शायद फौजी आमिरों की हुकूमतों में भी ऐसे इलेक्शन नहीं कराए गए होंगे जैसे इलेक्शंस इस दफ़ा कराए गए हैं। भाइयों, इस इलेक्शंस में प्री पोल रिगिंग जो की गई है, पोस्ट पोल रिगिंग जो की गई है, उसकी कुछ मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा कि जब अलकाबंदियाँ बनाई जा रही थी, जिन अलकाबंदियों पे यहाँ पे इलेक्शंस कराए गए थे, वो अलकाबंदियाँ 2018 में चैलेंज किए गए थे। हाई कोर्ट की तरफ से ये अलकाबंदियाँ ख़त्म की गई थी और उस पर तौहीन अदालत भी लगी थी इलेक्शन कमीशन की को। फिर भी ये अलकाबंदियाँ बहाल की गई, इसे बनाया गया और ये पहला स्टेप था प्री पोल रिगिंग का। उसके बाद जो वोटर लिस्ट बनाई गई थी, लोगों के जो वोट्स थे वो एक इलाके से दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में तब्दील किए गए थे।
जो पोलिंग अमला लगाया गया था, वो पोलिंग अमले जो लगाए गए थे, सब जानते हैं, हम सब इससे वाकिफ हैं। किसने लगाए, कैसे लगाए और कैसे इसकी बोलियां लग रही थी कि इतने पैसे आप दें, आपकी पोलिंग में हम अमला लगा के देंगे। इसी तरह रातों रात इलेक्शन से पहले पोलिंग स्कीम्स चेंज करना, ये सब वो चीजें हैं जो प्री पोल रैगिंग में आती हैं। भाइयों, बात ऐसी है कि हमारे साथ जो धांधली की गई है इस पूरे सूबे में, उसकी शुरुआत उस दिन से हुई जब मैंने बताया कि अलकाबंदिया तब्दील की गई थी। हमने इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में केस दायर किया था, फिर हमने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में केस दायर किया था जो हम जीत चुके थे, फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उसे स्टे कर दिया गया था। उसके बाद जो मुदाखलतें शुरू हुई थी उसकी बुनियाद यहाँ से रखी गई बदनीति की, जब डीसी क्वेटा, जिसने खुलेआम हमारे एक्स एमपीए हमारे सूबाई सदर नसरुल्लाह खान ज़ेरे साहब को ये धमकी दी थी कि आप आने वाले इलेक्शंस में मैं देखता हूं कि आप कैसे अपनी सीट जीतते हैं। जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ, हमारे जो कागजात नामजदगी, हमारे अक्सरियत मेंबर्स के जो कागजात नामजदगी थे उम्मीदवारों के, वो सोची समझी साजिश के तहत जो हमने पेपर सबमिट कराए थे उससे डॉक्यूमेंट्स निकाल के चोरी करके हमारे कागजात रिजेक्ट किए गए थे, जो वापस हाई कोर्ट ने बहाल कर दिए। इसी तरह आप देख सकते हैं इलेक्शन के दिन हर जगह पे जो हमारे मुखालिफिन थे उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और नीचे का जो अमला होता है, पोलिंग अमला जो होता है, उन्हें लगाया गया था। इलेक्शन के दिन हमारे सारे पोलिंग स्टेशंस पे, मैं अगर इन्हें 251 की बात करूं या फिर हमारे बाकी जो हल्के हैं, हमारे 265 और 262, अगर इनकी मैं बात करूं तो सारे पोलिंग अमले हमारे खिलाफ थे। हर एक बैग से जब हम खोल रहे थे वहां से बैलेट पेपर्स जो हैं वो गायब थे, पर हमारे वर्कर्स ने काफी हद तक कोशिश की कि इस रिगिंग को हम रोक सके। फिर हुआ ये कि इन्हें 251 में 36 घंटे तक जो रिजल्ट डीआरओ क्लासेफुल्ला के पास पड़ा था, डीसी यासिर के पास, आपके पास वो कौन सी जवाब थी कि आपने NA 251 का, जो आप आरओ भी नहीं है उनके, आरओ कोई और है वहां पे, वो एडीसी जोब है, आपने 36 घंटे ये फॉर्म 45 आपने रोके रखे। आपने जो वोट्स है उनको रोके रखा। इसके बावजूद आप पर्सनली प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स से राब्ते में थे कि आप आए, हमें नया फॉर्म 45 बनाना है जो एक पोस्ट पोल रेगिंग होती है। हमारे पास काफी शवाहिद है इसके मुतालिक। उसके बाद जो हमारी 21,000 की लीड थी, जब डैशबोर्ड जो बनाया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उस डैशबोर्ड में जो फॉर्म 45 के मुताबिक आपने पोलिंग वाइज आपने डेटा सबमिट करना था, उसे ऐड करना था उसमें। जब आप डेटा ऐड कर रहे थे, जब आरओ डेटा ऐड कर रहा था, तो हमारे किसी भी नुमाइंदे को वहां पे जाने नहीं दिया गया। अपनी मर्जी के मुताबिक फॉर्म 45 के खिलाफ जाके उन्होंने हमारी 21,000 की जो लीड थी उसे कम करके 949 पे लाके खड़ा किया। इस दौरान जब ये
अमल हो रहा था, हम वहां थे। इन्होंने सरकारी जो बैलेट है वो लेके गए डीसी जो के रिहायशगाह पे। 1 घंटा 1.5 घंटे बाद वापस ये अमल शुरू हुआ कि जो फॉर्म 45 का जो डेटा है उसे वापस फीड करना शुरू किया इन्होंने डैशबोर्ड में, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक वेबसाइट बनाई गई थी। वहां पे भी हमने यही शोर मचाया कि आपने रिगिंग के लिए आप एडजस्ट कर रहे हैं कि इतनी लीड लेके आए जिस लीड को फिर हम बैलेट पेपर जो पोस्टल बैलेट है उसमें हम धांधली करके एडजस्ट करके हम आपको हराएंगे। भाइयों, बात ऐसी है कि जो हमने डेटा जो हमने सबमिट किया पोस्टल बैलेट में, हमने 1625 एप्लीकेशन सबमिट कराए हैं, डाक के जरिए अप्लाई किए हमने। हमारे जो सरकारी हमारे जो ऑफिसर्स थे उन्होंने किए, जिसमें से हमें जो बैलेट पेपर्स मिले हैं वो 771 बैलेट पेपर्स हैं। 631 बैलेट पेपर्स के खिलाफ हमने इलेक्शन कमीशन और डीआरओ को हमने ईमेल भी किया है और हमने उन्हें बाय हैंड हमने एप्लीकेशन भी दिया है कि आपने हमारे 631 बैलेट पेपर्स मुखालिफ उम्मीदवार के एड्रेसों पे भेजा है, लिहाजा आप उन्हें कैंसिल करें। सरकारी जराये के मुताबिक, डीआरओ और आरओ के मुताबिक उनका कहना है कि हमने 2900 के करीब बैलेट पेपर, सरकारी बैलेट पेपर्स इशू कराए हैं और हमें रिसीव हुए हैं। जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन 2600-2700 के बीच में बैलेट पेपर्स लाए गए। उन बैलेट पेपर्स में जो हमारे 871 बैलेट पेपर्स थे जो हमारे पास, उसकी रिसीविंग पड़ी हुई, सिंगल एक बैलेट की रिसीविंग हमारे पास पड़ी हुई जो हमने डाकखाने में जमा कराई है। उसमें से 200 के करीब हमारे जो वो लिफाफे थे, एनवेलप से, वो खाली निकले, उनके सील्स तोड़े गए थे, वो खाली दिए गए थे। वहां पे उन्होंने निकाले कि ये तो खाली है। 266 के करीब हमारे बैलेट पेपर्स गायब थे। मजमूई तौर पे 466 पोस्टल बैलेट पेपर्स हमारे सिरे से गायब थे। हमें जो मिले हैं वो 405 बैलेट पेपर्स हैं। अगर हमें हमारे ये जो 871 बैलेट पेपर्स मिल जाते हैं तो जो लीड जो उन्होंने दी है वो 93 वोट की लीड से हमें जबरदस्ती जो हराया गया है, वो लीड वो कवर नहीं कर पाते। भाइयों, इस इलेक्शंस में पहले की तो छोड़े, पोस्ट पोल, प्री पोल, सिर्फ इस रिजल्ट को, फॉर्म 45 को और इन थैलों को रोकने के लिए डीआरओ क्लासिफला को 50 करोड़ रुपए दिए गए। कल नहीं परसों रात को देखो, वो कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। कल नहीं परसों रात को इस क्वेटा शहर में उम्मीदवार साहब लोगों से कैश 10 करोड़ रुपए मांग रहे थे। हर जगह पे जानने वालों के पास गए थे कि हमें कैश पूरा करके दे, हम पोस्टल बैलेट पेपर खरीदने वाले हैं ताकि हम ये इलेक्शंस जीत जाएं। यही हाल आप देख लें सारे सूबे में, इस पूरे मुल्क में इलेक्शंस के साथ क्या किया गया। ये इलेक्शंस कराए गए, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, तो यहां पे इस्लाम है
ना यहाँ पे जमहूरियत है। ये बदबख्ती है हमारी। या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को हमेशा इन मुकद्दस लोगों की तरफ से एक एजाज मिलता है, हमेशा कुछ ना कुछ अनोखा करते हैं। और इस दफा इन्होंने ये अनोखा काम किया है कि एक नई तर्ज की डिक्टेटरशिप, आमरियत इन्होंने दुनिया को मुतारिफ करा दी है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना करें, इनडायरेक्टली ऐसे मैंडेट लोगों को दे, ऐसे कैंडिडेट्स लेके आए जो आपका कहना माने। मंडियां लगाई गई है, हमें तो आप फिक्र होने लगी है कि इस मुल्क के मैंडेट को कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है। इस मुल्क के मुहाफिज बेच रहे हैं, ड्रग लॉर्ड्स, लैंड माफिया, स्मगलर्स और ऐसे लोग इस मुल्क के मैंडेट को, फैसले को ये लोग खरीद रहे हैं। और खुदा ना खास्ता ऐसा दिन ना आ जाए अगर 5-6 ज्यादा बोलियां लग जाए, 5-6 गुना ज्यादा बोलियां लग जाए, तो शायद किसी अरबी को, किसी चाइनीज को, किसी और मुल्क से किसी बंदे को लेके आएंगे और यहां से इलेक्शंस में उसे कामयाब करा देंगे। हल्का पीबी 38 में, 38 नहीं 45 में जिस बंदे ने 600 वोट लिए वो जीत गए। 41 में, 42 में जिस बंदे ने 1100 वोट लिए उसे 10,000 वोट दिए गए। अख्तर मेंगल साहब के मुकाबले में आपने किस तरह रिगिंग की है ये सब लोग जानते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि एक बंदा इस मुल्क को कैसे चला सकता है। 24 करोड़ आवाम, 12 करोड़ वोटर्स में ये शऊर नहीं है। यहाँ पे स्कॉलर्स हैं, यहाँ पे पीएचडी स्कॉलर्स हैं, यहाँ पे प्रोफेशनल लोग हैं, वो ये फैसला नहीं कर सकते कि इस मुल्क का मुस्तकबिल किसके हाथ में है। इस मुल्क को चलाने के लिए हमें किसको नुमाइंदा बनाना चाहिए। बस एक इंसान इस मुल्क का फैसला सही कर सकता है कि मुझे पता है कि ये मुल्क कौन चला सकता है। आपने यहां इस सूबे में मंडी लगाई हुई थी, अब आप देख लें हर एक कैंडिडेट अक्सरियत ये कहते हैं मैंने इतने पैसे दिए, मैंने इतने पैसे दिए, मैंने इतने पैसे दिए, मुझे हरा दिया गया। आपको याद होगा डबल शाह यहां पे हुआ करता था, पैसे लेके एक को जिता के 5 के पैसे हड़प करके ले गया। तुमसे कौन पूछ सकता है कि आपने क्या किए। अगर ये हाल इस मुल्क का रहा तो 71 में, 70 में हम देख चुके हैं कि आपने इस मुल्क का क्या हाल किया। हम मार्शाल्लाह में देख सकते हैं, पहली मार्शाल्लाह में, दूसरी मार्शाल्लाह में, तीसरी मार्शाल्लाह में, चौथी मार्शाल्लाह में, हम 2018 में भी देख चुके हैं। अब इस मुल्क का आपने क्या हशर किया है। हर एक जब बरसर इक़्तिदार आता है तो वो ये समझता है कि मैं इस दफा कुछ नया करूंगा, मैं इस दफा इस आवाम के मैंडेट के साथ कुछ ऐसा करूंगा कि आवाम को कुछ भी समझ नहीं आएगी। मैं इस मुल्क के साथ ऐसा करूंगा जो मैं चाहूंगा वो इस मुल्क में होगा। आप सबको पता है कि आप एक मूवी है द डिक्टेटर, उसमें एक डिक्टेटर होता है, वो इलेक्शन कराता है दुनिया को दिखाने के लिए। इलेक्शन के दिन जहां पे उसके मुखालिफ पोलिंग बूथ पे लोग खड़े होते हैं, वहां से एक फौजी टैंक लेके आता है और लोग वहां से हट के इसकी पोलिंग बूथ पे आ जाते हैं। और यही हाल इस मुल्क में हो रहा है। इलेक्शंस तो आपने कराए, दिखाया तो आपने है कि हमने इलेक्शंस कराए, पर आप इस इलेक्शंस में कामयाब नहीं हुए हैं।